हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, और गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने बच्चा फर्स्ट लेक्चर में कंसाइनमेंट स्टार्ट करा था सीएमए फाउंडेशन की क्लास के अंदर। जैसा कि दोस्त मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम लोग टिपिकल टॉपिक्स को पहले करेंगे। पहले टिपिकल टॉपिक्स देखिए, नॉर्मली क्या होता है, टीचर्स इजी टॉपिक करवाते हैं एंड दे ट्राई टू क्रिएट wrong impression on students, but what I do a bit different part। मैं आपको डिफिकल्ट टॉपिक पहले कराऊंगा, उसके बाद आपको इजी कराऊंगा, बिकॉज जो टीचर डिफिकल्ट करा सके बच्चा, उसको ही हम लोग वहां पर बेस्ट कॉन्सेप्ट और कंटेंट के साथ वहां पर कराएंगे। तो दोस्त याद रखिएगा, पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, एक रैपिड ओवरव्यू हमने स्टार्ट करा था। कंसाइनमेंट का मीनिंग याद करिएगा, कंसाइनमेंट क्या होता था, एक रैपिड ओवरव्यू। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चा, एक एजेंट होता है, हम अपॉइंट करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। जैसे सपोज कर लीजिए गोलू है कोलकाता का, हैप्पी है वहां पर बॉम्बे का, उसको गुड्स भिजवा रहा है, और कोलकाता का जो बंदा है वो ओनर है गुड्स का, उसको हम कंसाइनर बोलते हैं, और जो एजेंट है हैप्पी उसको हम लोग कंसाइनी बोलते हैं, राइट। सो यहां पर कंसाइनमेंट क्या था, कंसाइनमेंट एक प्रोसेस था जिसको हम कहते थे गुड्स सेंडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, एंड द पर्सन हु इज सेंडिंग द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर, and the person to whom the goods are sent is called consignee, the agent, right। तो पर्सन जो गुड्स भिजवाता है वो है कंसाइनर, जो पर्सन जिसको गुड्स भिजवाए जाते हैं एजेंट, कंसाइनी, राइट। अब इस केस में कंसाइनमेंट क्या है बेटा, कंसाइनमेंट बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि सिर्फ पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। एक बहुत ही जरूरी बात बच्चा मैंने बताई थी कि कंसाइनमेंट सेल नहीं होती, कंसाइनमेंट सेल नहीं होती। थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या करा था। ओके, कंसाइनमेंट में हमने 5 टर्म्स को समझना था। हमने सबसे पहले सीखा था प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस क्या था बच्चा, प्रोफार्मा इनवॉइस था, हमने प्रोफार्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल्स लास्ट क्लास में कवर करा था दोस्त। आज हमने कवर करना है इन 3 टर्म्स को, दैट इज हमारा आज का टारगेट है एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट, कमीशन एंड एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। सो बच्चा आज का हमारा टारगेट है इन 3 टर्म्स को कवर करना। तो हम 2 कर चुके हैं, 3 टर्म्स हमने इस लेक्चर में कवर करनी है, याद रखिएगा। पहला हमारा है प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस क्या है बच्चा, ये एक स्टेटमेंट होती है जो कंसाइनर कंसाइनी को भिजवाता है। इसमें अमाउंट, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट सारा मेंशन होता है। मतलब स्टेटमेंट जो कंसाइनर कंसाइनी को भिजवाएगा उसमें सारी बातें मेंशन करेगा। दोस्त मैंने कितने के गुड्स भिजवाए, ठीक है, मैंने कितनी क्वांटिटी के भिजवाए, मैंने कितनी क्वालिटी के भिजवाए, क्या खर्चा है, क्या मैंने खर्चे करे गुड्स को भिजवाने में। तो कंसाइनर कंसाइनी को भिजवाता है, उससे प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं। फिर अकाउंट सेल्स क्या था बच्चा, अकाउंट सेल्स एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो कंसाइनी कंसाइनर को भिजवाता है। कंसाइनी बोलता है मेरे दोस्त मैंने आपके बिहाफ पे इतने गुड्स सेल कर दिए, ये मैंने प्राइस पे बेचे, अच्छा मैंने कुछ खर्चे करे हैं। कंसाइनी बोलता है मैंने कुछ खर्चे करे हैं भाई, तुमसे ही तो लूंगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कंसाइनी को जो खर्चे करता है वो सेल्स के पैसों से लेस कर लेता है। कंसाइनी जो कमीशन, कंसाइनी को जो कमीशन अपनी चार्ज करनी होती है वो सेल्स के पैसों से लेस कर लेता है, एंड देन वी हैव द बैलेंस विच इज सेंड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, राइट। सो फ्रेंड्स वी हैव डिड 2 टर्म्स इन द फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर था, मैंने कहा बच्चों पे ज्यादा बर्डन ना डाला जाए, तो लेट्स बिगिन विद द कंसाइनमेंट पार्ट एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड टर्म, राइट। तो आज हम लोग आ रहे हैं बच्चा अपनी तीसरी टर्म पे। थर्ड टर्म जो थी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। सो ऑल माय फ्रेंड्स विल राइट इट डाउन वेरी केयरफुली, प्लीज राइट इट डाउन। इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। अब बच्चा बोलेगा सर एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट में ऐसा क्या खास है। मेरे भाई बहुत खास है, बहुत ज्यादा खास है, मैं आपको बताता हूं।
सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करना बच्चा, मेरे फर्स्ट लेक्चर के ऊपर फोकस करिएगा। मैंने कहा था मेरे भाई कि हम लोगों ने सब कुछ नोट करना है, जितना लिखोगे उतना याद होगा, लिख लिख के लर्न करना। बड़े बुजुर्ग कहते थे बेटा लिखो तो लर्न होता है, तो वो आज भी सही है, राइट। हम डिजिटली जितना मर्जी एडवांस्ड हो जाएं, बट जो लिख के लर्न होगा वो कभी भी आपको टाइप करके लर्न नहीं होगा, तो लिखना है। ओके, सो एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, हम लोग यहां पर दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, अच्छी तरह नोट करना दोस्त। एक होता है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, एक हमारे पास होता है रेकरिंग एक्सपेंसेस, एक हमारे पास होता है रेकरिंग एक्सपेंसेस। सो वन इज कॉल्ड एज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस and the other is called as recurring expenses. Now the question arises, sir, what are non-recurring and what are recurring? Don't worry dear, we will understand with the help of an example. चलिए दोस्त, हम एक काम करते हैं, recurring और non-recurring को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, कुछ पिक्चर्स बीच में डालते हैं ताकि एग्जाम्पल जो है वो और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लेट्स पुट इन सम पिक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक दोस्त है और फॉर एग्जाम्पल एक और दोस्त है हमारा, ये लीजिए भाई। सो मान लीजिए ये हमारे दो दोस्त हैं, इन भाई साहब को थोड़ा सा इनके साथ ले आते हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। ये लो भाई, अरे ये तो नाराज हो गया यार, क्या हो गया मेरे भाई, तू तो नाराज हो गया। चलिए थोड़ा नाराज है, बाद में बात करते हैं इससे, अभी मेरा दोस्त नाराज है। सपोज कर लीजिए ये हमारे कंसाइनर भाई साहब हैं, ठीक है जी, एंड दिस कंसाइनर दोस्त इज इन बॉम्बे। मान लीजिए ये हमारा कंसाइनर भाई साहब बॉम्बे में है, मान लीजिए ये भाई साहब दिल्ली में है, राइट। थोड़ा सा गुस्सा है, दिल्ली में है दोस्त, ठीक है। एंड दिल्ली में सपोज कर लीजिए ही इज कंसाइनी। बेटा मैंने आपको बताया था जो बंदा गुड्स भिजवाता है वो कंसाइनर होता है, जिसको गुड्स मिलते हैं एजेंट वो कंसाइनी होता है। अब अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए बॉम्बे से गुड्स निकले दिल्ली की तरफ, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए गुड्स बचा, ऐसे तो जाएंगे नहीं, तो मान लो कोई खर्चे हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल खर्चे हो गए फ्रेट के, कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया भाई, फ्रेट हो गया खर्चा, ठीक है। कोई सपोज कर लीजिए इंश्योरेंस कराई, वो सारे खर्चे हो गए। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे जनरली होते हैं दिल्ली पहुंचने के पहले पहले, राइट। तो याद रखना, सपोज कर लो अभी गुड्स दिल्ली नहीं पहुंचे, तो ये जो सारे खर्चे हो रहे हैं मेरे भाई, ये दिल्ली पहुंचने के पहले पहले के खर्चे हैं। तो याद रखना इन खर्चों को हम लोग कहते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। सो मेरा कहने का मतलब ये हो गया बच्चा कि अगर कंसाइनी के गोडाउन तक गुड्स पहुंचने के पहले पहले वाले सारे खर्चे, कंसाइनी के गोडाउन तक गुड्स पहुंचने के पहले वाले खर्चे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग। आई रिपीट, कंसाइनी के गोडाउन में भी गुड्स पहुंचे नहीं, उसके पहले वाले खर्चे। तो सिंपल सी बात करें, कंसाइनर के गोडाउन से निकलकर कंसाइनी के गोडाउन तक गुड्स पहुंचाने तक के खर्चे, इट इज कॉल्ड एज नॉन रेकरिंग। अब बात आती है रेकरिंग की। रेकरिंग क्या चीज है? अब सपोज कर लो कंसाइनी के दिल्ली वाले गोडाउन में गुड्स पहुंच गए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कंसाइनी ने खर्चे करे, फॉर एग्जाम्पल उसने गुड्स की प्रमोशन करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट करा। अब ये खर्चे कौन से होंगे? ये होते हैं रेकरिंग, इन्हें रेकरिंग कहा जाता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉन रेकरिंग खर्चे वो होते हैं जो गुड्स पहुंचने के पहले पहले, और गुड्स पहुंचने के बाद वाले खर्चे कौन से होते हैं? रेकरिंग।
तो याद रखना ये बीच में एक लाइन आ रही है, इस लाइन को जरा बच्चा और अच्छी तरह से मार्क कर लिया जाए कि मतलब ये मान लो कंसाइनर का खर्चा सारा चल रहा है, ठीक है, और इस खर्चे के अंदर सारे खर्चे गुड्स कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। अच्छा, एक बार कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंच गए, उसके बाद के खर्चे कौन से होते हैं? रेकरिंग। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, हम इसी चीज को, इसी डायग्राम को अब डेफिनेशन का रूप देंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे दोस्त, इसी को हम डेफिनेशन का रूप देंगे। तो हम कहते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस, लिखेंगे भाई डेफिनेशन बच्चा मेरे साथ लिख लें, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आर दोज आर एक्सपेंसेस, आई एम सॉरी, which are incurred by consignor or consignee, which are incurred by consignor or consignee till the goods reach the place of consignee, till the goods reach the place of consignee. Place of consignee I mean to say is consignee's godown, right? So बच्चा एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, नॉन रेकरिंग खर्चे वो खर्चे होते हैं जिसको इनकर करता है कंसाइनर या कंसाइनी। अब बच्चा हैरान हो गए, सर कंसाइनी भी करेगा? यस मेरे भाई, कंसाइनी भी करेगा। आप चिंता मत करो, अभी हम इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉन रेकरिंग खर्चे वो होते हैं जिसको इनकर करता है या कंसाइनर या कंसाइनी, जब तक कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंच ना जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब इसी के नीचे दूसरा पॉइंट पे आइए। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली expenses incurred by consignor are of non-recurring nature। तो बच्चा एक बात याद रखना, जनरली वो सारे खर्चे जो कंसाइनर करता है वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि कंसाइनर का काम क्या है मेरे भाई? कंसाइनर का काम ही है गुड्स को कंसाइनी तक पहुंचाना। कंसाइनर का काम क्या है? कंसाइनर का काम है गुड्स को कंसाइनी तक पहुंचाना। सो बच्चा इसको भी मार्क कर लिया जाए, ये लीजिए भाई, इसको भी मार्क कर लिया। तो जनरली जितने भी खर्चे कंसाइनर करता है वो सारे के सारे नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। उसका तो बच्चा काम ही है ना, उसने क्या करना है? गुड्स को कंसाइनी तक पहुंचाना है। बट अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, ये बड़ी खास बात है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाउएवर सर्टेन एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी are also non-recurring। सो दोस्त ये भी बात याद रखना, कंसाइनी के कुछ खर्चे नॉन रेकरिंग हो सकते हैं। देखो कंसाइनर के मैक्सिमम खर्चे नॉन रेकरिंग होते हैं, क्योंकि कंसाइनर का मोटिव है गुड्स को कंसाइनी के पास पहुंचाना, ठीक है। वो पहुंचाएगा तो अगला बेचेगा ना भाई। तो बट जो कंसाइनी होता है, आप सोचोगे सर कंसाइनी कैसे खर्चा कर सकता है? मैं बताता हूं, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। सो दोस्त ये ना कुछ अलग से हटकर एग्जाम्पल्स हैं, जरा समझिएगा। और क्वेश्चंस करते वक्त बच्चा रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस आएगा। मैं आपको जब प्रैक्टिकल सम्स कराऊंगा, चिंता मत करिएगा, आप ही के मॉड्यूल से क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। जो CMA का हमारा मॉड्यूल होगा
जैसे कि आप देखोगे आपके पास ये सीएमए का मॉड्यूल आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। जब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों, मैं आप ही के मॉड्यूल से क्वेश्चन कराऊंगा। सो बच्चों को रेकमेंड क्या करूंगा भाई, अभी फिलहाल आप पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। सो कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनी के दोस्त हमारे पास है नॉन रिकरिंग। यू विल बी अमेज्ड टू नो, फॉर एग्जाम्पल आई शुड से अनलोडिंग चार्जेस। अब बच्चा बोलेगा सर अनलोडिंग चार्जेस, हाँ जी एग्जाम्पल देता हूं ना बच्चा, एग्जाम्पल सुनना मेरे भाई ध्यान से। अब अनलोडिंग चार्जेस कैसे, फॉर एग्जाम्पल कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भिजवाए, राइट। कंसाइनी के पास अभी मान लीजिए गुड्स पहुंच गए, उसके गोडाउन के बाहर खड़े हैं, ठीक है, गोडाउन के बाहर खड़े हैं, मेरी बात को समझिएगा, गोडाउन के बाहर खड़े हैं। अब सारे गुड्स कंसाइनी खुद तो नहीं उठा के अंदर लेकर आएगा, ऑब्वियस है यार, कंसाइनी है बेटा, हल्क थोड़ी है, ठीक है ना, कंसाइनी है हल्क थोड़ी भाई कि सारे गुड्स या सुपरमैन थोड़ी गुड्स उठा के अपने गोडाउन के अंदर ले आएगा। वो क्या करेगा, वो कुछ कुली या कुछ मजदूर को बुलाएगा, उनको बोलेगा भाई आपको मैं पैसे देता हूं, इनको अनलोड करा के मेरे गोडाउन के अंदर रखवाओ, राइट। सो ट्रक आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ट्रक से अनलोड करवाए जा रहे हैं गुड्स, तो बेटा वो भी उसके नॉन रिकरिंग खर्चे होंगे, क्योंकि गुड्स गोडाउन में अभी पहुंचे नहीं हैं, मेरी बात को समझ लीजिएगा, गुड्स अभी गोडाउन में पहुंचे नहीं हैं, वो अनलोड करा के पहुंचाए जाएंगे, तो उसे अनलोडिंग चार्जेस कहते हैं, राइट। सो याद रखना, एनी सॉर्ट ऑफ अनलोडिंग चार्जेस इनकर्ड बाय कंसाइनी आर नॉन रिकरिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है कैरेज टू गोडाउन। नाउ सो व्हाट इज कैरेज टू गोडाउन। अभी आपके मन में एक सवाल, सर व्हाट इज कैरेज टू गोडाउन। अभी दोस्त मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, कैरेज टू गोडाउन क्या होता है, सुनिए ध्यान से। देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, मैं अगर मान लीजिए कंसाइनर हूं, मैं सपोज कर लो बॉम्बे में हूं, मैंने वहां पर दिल्ली में रेलवे स्टेशन में, दिल्ली के रेलवे स्टेशन में कंसाइनर को फोन कर दिया, मैंने कहा हाँ जी भाई कंसाइनी भाई आपको ना गुड्स पहुंच रहे हैं, रेलवे स्टेशन से गुड्स ले लेना। अच्छा, कंसाइनी ने रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी से गुड्स उतरवा लिए, अब सारे गुड्स क्या अपनी गाड़ी में रख के लेके जाएगा, नहीं भाई, कई बार उसको वहां पर क्या करना पड़ता है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन से उसका गोडाउन 5 किलोमीटर दूर है, मान लो मेरे दोस्त रेलवे स्टेशन से उसका गोडाउन 5 किलोमीटर दूर है, अभी क्या बोलेगा, कैसे जाएगा गुड्स, बोलता चल एक काम करते, छोटा टेम्पू करते, टेम्पू करा, टेम्पू का किराया लग गया भाई, तो उसे क्या बोलते हैं, कैरेज टू गोडाउन। तो क्या गोडाउन में गुड्स पहुंचे, नहीं, उसके पहले कैरेज लगा, हाँ जी लगा, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि दोस्त ये सब चीजें जो होती हैं, हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करेगा। सो बच्चा याद रखना, बिकॉज ऑफ दीज आइटम्स आवर क्वेश्चन विल इफेक्ट, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। कैरेज टू गोडाउन इज योर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ओके, नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से डॉग ड्यूज। Now what are dog dues? For example, मान लीजिए मैं बॉम्बे में हूं, मैंने बॉम्बे से गुड्स बाय सी रूट, समुंदर के रास्ते विशाखापट्टनम भिजवा दिए, ठीक है। मैंने क्या करा, समुंदर के रास्ते विशाखापट्टनम, अब विशाखापट्टनम में पोर्ट है, पोर्ट में से गुड्स उतरे तो भाई पोर्ट वाले चार्जेस लेते हैं गुड्स उतारने के, पोर्ट वाले बोलते हैं दोस्त पहले पैसा रख, फिर तेरे को गुड्स उतारने देंगे पोर्ट पे, you have to pay port dues. Now in this case consignee is in Visakhapatnam for example, right? अब consignee is in Visakhapatnam, listen to me very carefully, okay? Consignee is in Visakhapatnam. Now consignee जो है वो विशाखापट्टनम में पोर्ट पे खड़ा है, वो पोर्ट चार्जेस पे करेगा तभी गुड्स उतार सकता है। In that case still the goods have not reached the place of consignee. So the point is, non-recurring expenses are those which are incurred before the goods reach the consignee's godown, right? So इसीलिए हम कहते हैं consignee भी non-recurring खर्चे कर सकता है। This is a similar one like import duty or excise duty. For example, import duty, excise duty, custom duty
होता क्या है, सपोज बाय एयर अगर आपके गुड्स आ रहे हैं, मान लो आपके कुछ कस्टम अथॉरिटीज ने आपसे कुछ चार्जेस चार्ज करे, एक्साइज डिपार्टमेंट ने बोला भाई कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, तो मेरे बच्चा एक्साइज, इंपोर्ट, ये सब गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के पहले पे करने पड़ते हैं। इसी तरीके से एक और होता है विच इज कॉल्ड एज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। बच्चा बोलेगा ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होता है सर? ऑक्ट्रॉय बड़ा चुंगी होती है, चुंगी। बच्चा बोलेगा सर चुंगी क्या? मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी में उसको चुंगी बोलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ऑक्ट्रॉय क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स पंजाब बॉर्डर से निकलकर हरियाणा बॉर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। मान लो भाई मेरा जो कंसाइनी है वो हरियाणा में है, मैंने पंजाब से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स जाते हैं तो रास्ते में चुंगी देनी पड़ती है, ऑक्ट्रॉय देना पड़ता है, ठीक है। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जाते हैं तो रास्ते में ऑक्ट्रॉय कई बार देना पड़ता है। तो याद रखिएगा ये भी खर्चे नॉर्मली गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचने के पहले के होते हैं। सो इन सब खर्चों को नॉन रेकरिंग बोला जाता है। सो फॉर द वन लास्ट टाइम माय डियर बच्चा लोग, फॉर द वन लास्ट टाइम, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का आखिरी सवाल, क्या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके सारे के सारे कंसाइनर करे या कंसाइनी करे? सिर्फ मुद्दा है कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के पहले पहले। तो ये डायग्राम को याद करना, ये दिल्ली के गोडाउन में पहुंचने के पहले पहले वाले सारे खर्चे, ठीक है जी। अच्छा, तो आमतौर पे सारे खर्चे जो कंसाइनर करता है वो आपके नॉन रेकरिंग नेचर के ही होते हैं, बट जो कंसाइनी करता है वो कुछ नॉन रेकरिंग होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अनलोडिंग, कैरेज टू गोडाउन, डॉक ड्यूज, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो सारे अपने नहीं होते कंसाइनी के कुछ होते हैं। कंसाइनर के तो ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। ओके, अब मेरे भाई सवाल उठता है सर रेकरिंग एक्सपेंस क्या होता है? हाँ जी बेटा, इसके बारे में बात करेंगे अभी। क्या मेरे दोस्त रेकरिंग एक्सपेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। रेकरिंग एक्सपेंसेस आर दोस विच आर incurred by consignee, which are incurred by consignee, ठीक है। आपको एक बात बता देता हूं, and consignor in a very exceptional case which are incurred by consignee or consignor after the goods have reached consignee's godown, after the goods have reached consignee's godown। सर देखिए आपको एक बात बताता हूं, एक बार कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गए ना मेरे बच्चा, तो मैक्सिमम खर्चे तो कंसाइनी करता है, ठीक है। तो जनरली हम बात करें तो ज्यादातर कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गए हैं, कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गए, उसके बाद के सारे खर्चे कौन करता है भाई? कंसाइनी करता है, ठीक है। तो ज्यादातर खर्चे कौन करता है? कंसाइनी। बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपके कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो रेकरिंग नेचर के होंगे और वो कंसाइनर करेगा, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे? मैं समझाता हूं। देखिए पहले एक नोट लिख लेते हैं इसके नीचे। जनरली मोस्ट ऑफ expenses by consignee are recurring। तो मैंने ये बात आपको लिखवा दी। जनरली मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी आर recurring।
ओके। अच्छा, इसके बाद हाउ एवर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बच्चे लिखेंगे बच्चा, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस consignor may also incur recurring expenses. Recurring expenses. For example, freight on return or damaged goods. For example, freight on return or damaged goods, or we can say some sort of bank charges. अभी बच्चा बोलेगा सर ये क्या कहानी है? मेरे भाई पहले तो तुम इसको सुंदर सा मार्किंग कर लो, क्योंकि तुम्हें याद रहना चाहिए भाई, ठीक है। इसको एक प्यारा से बॉक्स में डाल दो, ये सब आपके दिमाग के डिब्बे में जाना चाहिए दोस्त। ये सब कहाँ जाएगा? आपके दिमाग के डिब्बे में। ब्रेन बॉक्स हैं ये सारे हमारे लिए, दीज आर कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। देखिए फंडा क्या है, सारे के सारे एक्सपेंसेस कंसाइनी के तो भाई रेकरिंग होते हैं, ये तो अपने को पता लग गया ज़्यादातर, बट कुछ खर्चे कंसाइनर के भी रेकरिंग होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गए, कंसाइनी ने गोडाउन में गुड्स रखवा लिए, खोला उसको, बोलता है मुझे फोन आया कंसाइनी का, बोलता है सर आपके जो गुड्स आए थे उसमें से 100 यूनिट तो खराब निकला, डिस्ट्रॉय हो गया। मैंने कहा भाई वापस करा दे, चिंता मत कर, वापस करा दे भाई। तो अब वो वापस बेटा चल के थोड़ी आएंगे गुड्स, फ्रेट का खर्चा लगेगा। मैंने कहा तू टेंशन मत ले दोस्त, जो फ्रेट लगेगा मैं पे कर दूंगा। अब ये कौन सा खर्चा है बेटा? ये खर्चा है एक बार कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गया उसके बाद का रिटर्न है, उसके बाद का रिटर्न है, तो ये कौन सा हो गया? रेकरिंग खर्चा। अच्छा, कई बार क्या होता है, कंसाइनी सपोज कर लो गुड्स पहुंच गए, उसने बेच दिया, पैसा ट्रांसफर कर रहा है, मेरे को पैसा ट्रांसफर कर रहा है, बैंक ड्राफ्ट बना रहा है, बैंक वाले बोलते हैं इतना चार्जेस लगेगा। भाई आजकल बेटा सारे बच्चों को मालूम है बैंक तरह तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, और मेरे भाई बैंक अगर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो बैंक चार्जेस भी लेगा, डेफिनेटली लेगा, बैंक चार्जेस लेगा। अब बैंक अगर दोस्त चार्जेस लेगा तो कंसाइनी फोन करता है सर ये चार्जेस कौन पे करेगा? कंसाइनर बोलता है टेंशन मत ले, मैं बैंक वाले को बोल देता हूं मेरे अकाउंट से काट लेंगे। तो ये सारे वो खर्चे हैं जो जनरली गुड्स पहुंचने के बाद होते हैं, ठीक है। सो बेटा ये सारे खर्चे आमतौर पे हमारे क्या होते हैं? ये होते रेकरिंग नेचर के खर्चे जो कंसाइनर करता है। अच्छा, अब बच्चों के मन में एक सवाल उठ सकता है, देखो दोस्त मेरा मुद्दा ये है पढ़ाने का कि तुम्हारे मन में सवाल उठे उसका जवाब तुम्हें उसके पहले ही दे दूं, ठीक है। बिफोर द क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड, योर आंसर शुड बी देयर फ्रॉम मी। सो आपके मन में एक सवाल उठेगा सर कंसाइनी कौन से रेकरिंग एक्सपेंस करता है? मैं बताता हूं, लिखिए भाई, रेकरिंग expenses incurred by consignee are as follows। मतलब कंसाइनी बच्चा ये सारे रेकरिंग एक्सपेंस करता है। अब बच्चा बोलेगा सर कौन कौन सा? भाई सपोज कर लो जैसे हम बात करते हैं गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट हो गया बेटा। गोडाउन रेंट कब जाता है? गुड्स पहुंच गए गोडाउन में, उसके बाद किराया दिया, गोडाउन रेंट। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, बेटा गुड्स पहुंच गए उसके बाद ही तो इंश्योरेंस का खर्चा लगेगा, खुद सोचो, गुड्स पहुंच गए उसके बाद ही तो खर्चा लगेगा भाई। वंस द गुड्स हैव रीच्ड द प्लेस ऑफ कंसाइनी, उसके बाद ही तो इंश्योरेंस कराएगा, पहले थोड़ी इंश्योरेंस करा लेगा। देन
He wants to sell the goods. He wants to sell the goods, my dear friends. So he's going for advertising. He wants to sell the goods, so he's going for advertising. Okay, next we say brokerage or commission on sales. Like suppose कर लीजिए उसने कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे करी सेल्स पे। अभी क्या फंडा हो गया भाई, उसने मान लीजिए कोई ब्रोकरेज या कमीशन, कैसे कई बार कंसाइनी जो है भाई वो आगे बंदे रख लेता है, ठीक है, उससे मान लो गुड्स नहीं सेल हो रहे सारे, वो आगे बंदे रख लेगा, तो बोलेगा ठीक है कमीशन उसको पे करेंगे। ऑब्वियसली ये सारी चीजें करेगा कंसाइनर से परमिशन लेने के बाद, ऐसे नहीं करता वो। सपोज कर लो उसने कोई सेल्समैन रख लिए गुड्स को बेचने के लिए, तो सेल्समैन की सैलरी। अब मुद्दा ये है बेटा, ये सारे खर्चे जो भी कंसाइनी करेगा ये होंगे तो एक बार गुड्स पहुंचने के बाद ही ना, ठीक है। तो ये सपोज कर लीजिए जिसको हम कहते हैं कैरेज ऑन सेल्स। मान लो उसने किसी कस्टमर को गुड्स बेचे, कस्टमर बोलता है भाई गुड्स मेरे को होम डिलीवरी कराओ, आजकल ट्रेंड है भाई होम डिलीवरी कराओ गुड्स का, तो ठीक है। तो ये सारे वो खर्चे होंगे मेरे भाई जो कंसाइनी करता है, बट ये खर्चे एक बार गुड्स पहुंचने के बाद होते हैं, तो इसीलिए इसे हम रेकरिंग एक्सपेंस कहते हैं, राइट। सो आई एम गिविंग यू नोट्स इन एब्सोल्यूट डिटेल। बच्चा एक आपसे वादा है मेरे भाई, अगर तुम नोट्स पढ़ लोगे ना ध्यान से, ना तो तुम्हें एमसीक्यू में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अपने को एमसीक्यू का भी चांस होता है अकाउंट्स में, सीएमए के अंदर आपको मालूम है। अपने को बेटा थ्योरी में भी कुछ पूछेगा तो डाउट नहीं आएगा, और प्रैक्टिकल में तो ऑब्वियसली ये नोट्स हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो बच्चा क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर होगा तभी अपने को प्रैक्टिकल क्लियर होगा, अदरवाइज अपने को प्रैक्टिकल क्लियर नहीं होगा। सो बच्चे बेटा ये चीज अच्छी तरह से दिमाग में रखना, दैट थ्योरी हैज टू बी क्लियर, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने क्या करना है भाई, सबसे पहले तो दोस्त एक बार एक्सपेंस का रिवीजन करिए, एक्सपेंस समझ लीजिए कि एक्सपेंस क्या क्या होता है, ठीक है। अब एक्सपेंस हमारे पास रेकरिंग नॉन रेकरिंग दो तरीके का हो गया, फटाफट से आपको बता देता हूं। और हमारे पास जो नॉन रेकरिंग था गोडाउन में गुड्स पहुंचने के पहले, और रेकरिंग होता है गोडाउन में गुड्स पहुंचने के बाद, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये सारी कहानी थी नंबर 3 एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट की। ओके, सो नंबर 4 पर आते हैं बच्चा। नंबर 4 हमारे पास आता है विच इज कॉल्ड एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज कॉल्ड एज कमीशन। सी फ्रेंड्स, कमीशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी एजेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा? नहीं, नो एजेंट विल वर्क फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एजेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा ही क्यों? तो बोलेगा मेरे को क्या पड़ी है, मुझे पैसा मिलना चाहिए। सो एजेंट विल वर्क फॉर कमीशन। सो कंसाइनी ऑल्सो वर्क्स फॉर कमीशन। सो कमीशन इज ऑफ 3 टाइप्स। कमीशन भाई 3 तरह की होती है। एक बच्चा हमारे पास होता है ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। लिखेंगे भाई, लिखेंगे तो लर्न करेंगे, याद रखना, लिखेंगे तो लर्न करेंगे, लिखेंगे तो लर्न करेंगे, नहीं लिखेंगे तो कुछ लर्न नहीं करेंगे, याद रखना। एक वादा है दोस्त, अगर मेरे साथ क्लास में लिख लोगे ना तो आप लोग को क्लास में ही लर्न हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर घर जाके नहीं पढ़ना पड़ा। सो दूसरा क्या है, डेल क्रेडे कमीशन। मैं चाहूं तो ये सारे नोट्स आपको पीपीटी फॉर्म में दे सकता हूं, मैं बच्चों को पर्पसली नहीं देता। मैं कम से कम अपनी लाइफ में इस चैप्टर को कितनी बार करा चुका हूं मेरे को खुद को याद नहीं है, बट मैं फिर भी लिखता हूं, हर क्लास में बच्चे के लिए लिखता हूं। बच्चे को बोलता हूं दोस्त लिखेंगे तो लर्न करेंगे। अभी बच्चा बोलेगा सर आप नहीं लिखोगे तो हमसे कैसे लिखवाओगे, इसलिए मैं खुद भी लिखता हूं, राइट। सो लिखना जरूरी है, याद रखिएगा। सो बच्चा ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडे कमीशन, हमारे पास 2 तरह की कमीशन होती है। तीसरी होती है मेरे भाई ओवर राइडिंग कमीशन। सो वी हैव ओवर राइडिंग कमीशन। सो बच्चा याद रखना हमारे पास 3 तरह की कमीशन होती है, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडे एंड ओवर राइडिंग, ठीक है। अब बच्चा सोचता है सर ये क्या मतलब क्या है इसका। देखो दोस्त, इसका मतलब समझने के लिए हम ना छोटे छोटे 3 कॉलम बना लेते हैं।
ठीक है। अभी ऑर्डिनरी कमीशन क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन क्या है बच्चा? इट इज नॉर्मल कमीशन ऑन सेल्स। इट इज व्हाट? नॉर्मल कमीशन ऑन सेल्स। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये टॉपिक हमारे सीएमए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीएमए पार्ट। बाय अगर आप सीएमए का स्टडी मॉड्यूल देखोगे ना दोस्त, जब आप सीएमए का स्टडी मॉड्यूल देखते हो, ये मैं आपको सीएमए का स्टडी मॉड्यूल जो है उसका पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये देखिए सबसे पहले उसने मेन टर्म्स में ही कमीशन के बारे में डिस्कस करा है। ठीक है, तो मोमेंट यू से see the CMA module, you will see the commission part is so important. He is highlighting the commission part, right? So इसको हम लोग थोड़ा अपनी easy language में लिखेंगे। So हमारे पास 3 तरह का कमीशन होता है दोस्त। ऑर्डिनरी कमीशन, that is called as normal commission on sales। नॉर्मल कमीशन का मतलब क्या हो गया? देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए आपके एजेंट ने 1 लाख रुपए का सेल करा, ठीक है। आपने एजेंट को बोला भाई 10% कमीशन दिया तेरे को, 10% कमीशन, तो उसका कमीशन कितना बन गया? 10,000। 1 लाख के ऊपर 10%, सिंपल। तो ये एक सिंपल फंडा है ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। सो ऑर्डिनरी कमीशन में इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट डेल क्रेडे कमीशन क्या है? डेल क्रेडे का स्पेलिंग है DELCREDRE। तो डेल क्रेडे क्या होता है? अभी मैं आपको थोड़ा पहले एग्जाम्पल देता हूं, फिर इसको लिखवाऊंगा। अभी फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए मैं बॉम्बे में हूं, मेरा कंसाइनी दिल्ली में है। अभी मैंने उसको गुड्स भिजवा दिए, उसका मुझे फोन आया, बोलता है सर गुड्स उधार में बेच दूं। कंसाइनी मुझे फोन कर रहा है, बोलता है हाँ जी सर जी गुड्स उधार में बेच दूं। मैंने कहा यार एक काम कर, चल बेच दे उधार में, ठीक है। अच्छा उसने उधार में बेच दिए। मान लो उसने 10 लोगों को उधार में बेचे, उसमें से 2 आदमी लुच्चे निकले। लुच्चा मतलब सर, लुच्चा मतलब पैसे मार गया, पैसा नहीं दे रहा, बैड डेप्ट कर गया। अकाउंट्स में कहते हैं ना बेटा बैड डेप्ट कर गया, ठीक है। तो अब वो बैड डेप्ट कौन बर्दाश्त करेगा? ऑब्वियसली कंसाइनर। कंसाइनर का नुकसान है क्योंकि उसने परमिशन दिया ना उधार में बेचने का, उसकी परमिशन के बगैर तो एजेंट कुछ नहीं करेगा। तो अब कंसाइनर बोलता है यार एक काम करते हैं, बोलता है कंसाइनी भाई एक काम कर, तू मुझसे 10% कमीशन ले रहा है ना, 2% एक्स्ट्रा ले, बैड डेप्ट की गारंटी तेरी। कंसाइनी बोलता डन। तो अगर तो कंसाइनर कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन देता है और कंसाइनी उस एक्स्ट्रा कमीशन के बदले एक गारंटी देता है, बोलता है भाई कल को बैड डेप्ट्स हुए तो वो मैं बेयर करूंगा, उसे हम क्या कहते हैं? डेल क्रेडे कमीशन। तो याद रखना डेल क्रेडे कमीशन क्या होती है? एक्स्ट्रा कमीशन गिवन फॉर द गारंटी ऑफ बैड डेप्ट्स। एक्स्ट्रा कमीशन गिवन फॉर द गारंटी ऑफ बैड डेप्ट्स। तो बैड डेप्ट्स की गारंटी के लिए एक्स्ट्रा कमीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसाइनर बोलता है दोस्त तू 10% मुझसे ले रहा है, एक काम कर भाई 3% तुझे एक्स्ट्रा देता हूं, ले भाई तू ले दोस्त डेल क्रेडे कमीशन ले, 3% तुझे एक्स्ट्रा दे रहा हूं। तो वो क्या है भाई? डेल क्रेडे कमीशन, ठीक है। अभी उसके बाद क्या आता है? ओवरराइडिंग कमीशन। तो ये तो चलो बैड डेप्ट का गारंटी दे दिया, उसके लिए 3% एक्स्ट्रा दिया। ओवरराइडिंग क्या है? कंसाइनी थोड़ा सा आलसी आदमी है, लेजी आदमी है भाई, और वो ढंग से काम नहीं कर रहा। मैंने कंसाइनी को फोन करा, मैंने कहा कंसाइनी भाई एक काम करना, थोड़ा सेल को बढ़ा। बोलता सर अच्छा चलो बढ़ाता हूं। मैंने कहा एक काम कर, तू मुझसे 10% कमीशन ले रहा है, 4% एक्स्ट्रा दिया तुझे, चल सेल बढ़ा। अगर तूने सेल बढ़ाई तो तुझे 4% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। तो एक्स्ट्रा कमीशन गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनी to promote or increase the sales. To promote or increase the sales is called as overriding commission. So याद रखना इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कमीशन given for increasing the sales
बाय कंसाइनी, इंक्रीजिंग द सेल्स बाय कंसाइनी। फॉर एग्जाम्पल 10% उसको दे रहा था, बोलता है 5% तुझे और दूंगा, चल तू सेल बढ़ा। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो अपने को क्या कहा जाता है भाई, इसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया। ठीक है, तो अभी यहां पर एक्स्ट्रा कमीशन दिया सेल्स को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, डेल क्रेडिट कमीशन में 1 मिनट वापस आते, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि एक चीज दिमाग में रखना, बैड डेब्ट्स इन दिस केस will now be borne by consignee। अब बैड डेट का नुकसान कंसाइनी बेयर करेगा क्योंकि उसने एक्स्ट्रा कमीशन ले ली उसके बदले। अच्छा, नॉर्मली बैड डेट ऑब्वियसली कंसाइनर के होते, नॉर्मली बैड डेट इट्स ऑब्वियस कि वो कंसाइनर के होते, बट अब इस केस में मेरे भाई याद रखना, बैड डेट विल बी बाउंड बाय कंसाइनी, राइट। सो बच्चा ये छोटी सी बात याद रखिएगा, नाउ इन दिस केस बैड डेट विल बी नाउ बाउंड बाय कंसाइनी। ओके, सो एक अपने को जो फंडा समझ में आना चाहिए वो ये कि ऑर्डिनरी कमीशन इज अ नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन क्या है, एक्स्ट्रा कमीशन जो बैड डेट की गारंटी के लिए दिया है, ओवर रेडिंग कमीशन क्या है, सेल को बढ़ाने के लिए दिया है। अगर डेल क्रेडिट कमीशन होगा तो बैड डेट का नुकसान कंसाइनी बेयर करेगा। ठीक है, अब बच्चा सोचेगा, सर आपका सवाल पहला, सर क्या ये तीनों एक साथ एक ही क्वेश्चन में हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली यस, पॉसिबल। हम एक काम करते हैं, कमीशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं आपके लिए एक इमेजिनरी एग्जाम्पल बनाता हूं क्लास में और उसको हम लोग लिखते हैं ताकि हमें कमीशन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ऑफ बॉम्बे consigned 1500 machines of ₹100 each to Mr. B of Amritsar, subject to the following। ठीक है जी, अपने को क्या लिखना है भाई, बोलता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर मशीन इज ₹400। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर मशीन इज ₹400। ओके, फिर नीचे लिखा है कंसाइनी इज अलाउड 8% कमीशन ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। थोड़ा ठीक से लिखिएगा दोस्त क्वेश्चन को। ओके, 2% कमीशन ऑन एडिशनल सेलिंग प्राइस, 2% commission on additional selling price, and 1% del crede commission on credit sales only, on credit sales only। ओके, फिर नीचे लिखा बी सोल्ड द फॉलोइंग, कंसाइनी ने ये गुड्स बेचे हैं, उसने कैश में बेचा। उसने क्या करा दोस्त, कैश में बेचा 300 मशीन्स
at the rate of 400 each. Okay, 200 machines at the rate of 480 each. फिर उसने क्रेडिट में बेचा 300 मशीन्स 520 ईच और 200 मशीन्स 560 ईच। आपको क्या निकालना है भाई? कंप्यूट कमीशन पेबल। कंप्यूट कमीशन पेबल। उम्मीद करूंगा बेटा बच्चों ने नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ। तो एक बार पहले बेटा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर का बच्चा आपका बेस बन गया तो दोस्त आपको सीए में इंटर में भी काम आएगा, ठीक है? क्योंकि यही सेम टॉपिक अपने को आगे और एक्सटेंसिव लेवल पे जाकर इंटर में भी दोबारा से है, ठीक है? तो अभी अच्छी तरह से करा होगा तो इंटर में अपने को आसान रहेगा। अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोलता है, 1500 मशीन्स 100 रुपए ईच की, ठीक है, बी को भेजी। ए कौन है दोस्त? ए है कंसाइनर। चलो ए हो गया कंसाइनर। अच्छा, बी कौन है मेरे भाई? बी हो गया कंसाइनी। बी इज कंसाइनी। अब आपको क्या बोलता है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर मशीन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस? देखो दोस्त, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि समटाइम्स कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है, देख भाई तूने 400 के नीचे गुड्स नहीं बेचने, ठीक है? तूने 400 के नीचे गुड्स नहीं बेचने, तो 400 का तेरे को मैं परमिशन दे रहा हूं। 400 क्या है मेरे भाई? नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 400। अच्छा, फिर उसको बोला कि जो तू गुड्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचेगा तुझे मैं उस पर 8% कमीशन दूंगा। मतलब जो भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगा उस पर 8% दूंगा। अगर तू 400 से ऊपर बेचेगा एडिशनल सेलिंग प्राइस पे 2% दूंगा। ये होता है दोस्त हमारा ओवर राइडिंग कमीशन। ये क्या होता है? ओवर राइडिंग। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोला कि 400 से ऊपर बेचेगा तो तुझे 2% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। इसका मतलब होता है कि 400 से ऊपर बेचना मतलब सेल्स को बढ़ाना, ठीक है? तो सेल्स बढ़ेगा तो उसको हम क्या दे रहे? ओवर राइडिंग कमीशन। फिर उसको बोलते 1% तेरे को डेल क्रेडिट कमीशन देंगे उधार वाली सेल्स पे, सिर्फ उधार वाली सेल्स पे, ठीक है? मतलब कैश वाली पे नहीं देना, उधार वाली पे देना है, ठीक है दोस्त? तो अभी हम लोग को उधार वाली सेल्स पे उसको 1% डेल क्रेडिट कमीशन देना है, ठीक है? अभी वो क्या बोलता है भाई कि बी सोल्ड द फॉलोइंग। बी ने क्या करा? 300 मशीन्स 400 ईच के हिसाब से सेल करा, 200 मशीन्स 480 ईच के हिसाब से सेल करा, 300 मशीन 520 के हिसाब से सेल करा, ये उधार में, और 200 मशीन 560 के हिसाब से सेल करा, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो उसने एक्चुअली में सेल कितना करा? 300 200 500 500 और 500 अगर आप देखोगे तो 1000 मशीन उसने सेल कर दिया, ठीक है? उसने 1000 मशीन सेल कर लिया भाई। अच्छा, अब हम लोग बॉस इसका ना कमीशन कैलकुलेट करेंगे। प्लीज फोकस। कमीशन के 3 पार्ट्स हैं। एक हमारी है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या है? बोलता है जितने तुमने यूनिट बेचे हैं, तुमने 1000 बेचे, ऑब्वियसली यार 300 200 300 200 तुमने 1000 बेचे हैं। मैंने यहां पर आपको बताया 300 200 300 200 तुमने 1000 बेचे। जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो 400 है, उस पे तुम्हें 8% कमीशन मिलेगा। कहने का मतलब 32,000 रुपीज तुम्हें कमीशन मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर। सो 1000 इंटू 400 का 8/100, ठीक है? क्योंकि बोला जो तुम सेल कर रहे हो ना नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, उस पे हम तुम्हें 8% कमीशन देंगे। लैंग्वेज पढ़ो, जो तुम सेल कर रहे हो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, उस पे हम तुम्हें 8% कमीशन देंगे। तो मतलब जो टोटल सेल हो रही है वो 1000 यूनिट्स की हो रही है, ठीक है? 400 रुपए का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, ठीक है? अब एक काम करो,
मार्क करो उसने किस किस पॉइंट पे एडिशनल सेल्स करी है। उसने यहां पर 80 रुपए की एडिशनल सेल्स करी है, यहां पे नहीं करी, 400 वाले पे नहीं करी, 480 पे 80 रुपए की एडिशनल सेल्स है। यहां पर दोस्त उसने 120 रुपए की एडिशनल सेल्स करी है, यहां पर मेरे भाई उसने 160 रुपए की एडिशनल सेल्स करी है। तो 80, 120, 160। ओके, सो अगर मैं बात कर रहा हूं तो 200 यूनिट पे एडिशनल सेल्स हो गई 80 के हिसाब से। एडिशनल मींस 400 के ऊपर। एडिशनल का मतलब क्या होता है? सरप्लस सेल्स। तो 300 के ऊपर 120 और 200 के ऊपर 160। सो बच्चा यहां पर अगर आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड एज ओवर राइडिंग कमीशन। तो ये हम दे रहे ओवर राइडिंग कमीशन। ये क्या है? 200 के ऊपर 80, ठीक है जी, 200 मशीन्स के ऊपर 80 पर यूनिट के हिसाब से एडिशनल सेल्स है। 300 के ऊपर 120 पर यूनिट के हिसाब से एडिशनल सेल्स है। 200 के ऊपर 160 के हिसाब से एडिशनल सेल्स है। तो ये जो एडिशनल सेल्स हुई है इस पे हमने देना है 2% कमीशन। 2% का मतलब हो गया 1680, 1680 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसको बोला कि भाई आपको हम देंगे डेल क्रेडे कमीशन। क्या देंगे दोस्त? डेल क्रेडे कमीशन। बट बच्चा डेल क्रेडे कमीशन हम देंगे आपको सिर्फ और सिर्फ, याद रखिएगा, उधार वाली सेल्स पे, ठीक है। सो 1% उधार वाली। अब आप देखोगे उधार वाली सेल्स कौन सी है? 300 यूनिट्स 520 के हिसाब से, 200 यूनिट्स 560 के हिसाब से। सो 300 यूनिट्स 520 के हिसाब से एक ये उधार वाली सेल है, राइट। याद रखना खाली ओवरराइडिंग में ही सरप्लस वाला चक्कर आता है और किसी में नहीं आता। तो आपके पास आ गया 200 वाली 560 के हिसाब से। दिस इज माय डेल क्रेडे कमीशन। इसका आ जाता है 1%। So this works out to be, my dear friends, 2680. It's 2680. So बच्चा अब मैं अगर बात कर रहा हूं, so this is actually 32,000, 1680, 2680. So my dear friends, your total commission works out to be 36360. That's your total commission. ये लो भाई, तो ये आ गया बच्चा अपना टोटल कमीशन, राइट। तो एक बार अच्छी तरह से देख लो भाई, आप लोग के सामने टोटल कमीशन है। मैं आपको एक बार बहुत फॉर द लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं और चिंता मत करिए, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करने हैं। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको दिया मैंने कि कमीशन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। सो ये हमारे पास था बच्चा कमीशन। कमीशन के अंदर हमारे पास, एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं, once we have ordinary commission, then we have overriding commission, then we have del crede commission. So ordinary commission अगर हम बात कर रहे हैं बच्चा 1000 into 400, बिकॉज वो लिखा है टोटल यूनिट सोल्ड पे नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे 8%। देन वी हैव ओवरराइडिंग कमीशन, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा सरप्लस पे देना है, तो 400 से ऊपर कितना कितना बिका उसको देखो, 400 से ऊपर कितना कितना गया, तो आपका जो रेट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वो 400 से ऊपर कितना गया, 400 से ऊपर 80 रुपए गया, 400 से ऊपर 120 गया, 400 से ऊपर 160 गया, राइट। तो इस तरीके से देखना हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा, 400 से ऊपर कितना गया, राइट, तो इस पे फोकस करना है। तो यह आ गया आपके पास 200 आपका 80, 300 120 के हिसाब से, 200 160 के हिसाब से, इसका 2%। ये देखिए 200 इंटू 80, 300 इंटू 120, 200 इंटू 160। अच्छा, फिर आपको बोला उधार वाली सेल्स, क्रेडिट सेल्स इज ओनली दिस पार्ट। सो क्रेडिट सेल्स इज 300 520 के बेसिस पे, 200 560 के बेसिस पे, एंड देन वी हैव डेल क्रेडे कमीशन, राइट। सो आई होप दैट बच्चों आपको ये क्लियर होगा टोटल कमीशन। अभी इसके ऊपर और भी कॉन्सेप्ट करेंगे बट बाद में।
अपने CMA के मॉड्यूल से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे, चिंता मत करिएगा। हमारे को अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप देखोगे कमीशन के बारे में, वही डेल क्रेडे, राइट, ओवरराइडिंग, सो एवरीथिंग इज गिवन, जो मैंने आपको डिटेल में लिखवा दिया है। सो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर CMA पार्ट, बट लेट्स मूव ऑन माय डियर फ्रेंड्स टू द लास्ट एंड द फिफ्थ टर्म विच इज यूज्ड इन कंसाइनमेंट। ठीक है सर, आर दीज टर्म्स वेरी रेलिवेंट? यस बच्चा, दीज टर्म्स विल बी रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस। सो याद रखना, अभी मैं आपको वही करा रहा हूं जो आपके CMA के फाउंडेशन के सिलेबस के लेवल का है। देखिए, दो चीजें में डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर आप मान लीजिए CA करते हैं तो CA में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से लेवल ज़्यादा चले जाता है, बट जो CMA होता है, CMA के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल कम होता है। सो याद रखिएगा, ऑब्वियसली कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है। सो वी हैव टू डू इट अ बिट डिफरेंटली। ठीक है, नॉर्मली बहुत सारी फैकल्टीज या टीचर्स क्या करते हैं, दे कंबाइन द बैचेस ऑफ CA एंड CMA। दैट इज बिट अनफेयर फॉर CMA स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज दे आर स्टडिंग इन एक्सेस। तो उन्हें एक्सेस में नहीं करना, जितना उनका सिलेबस में रिक्वायर्ड है उतना ही उनको करना है, right? So this is the advantage of joining my CMA classes, because this will be only focusing on CMA, not anything else, specialized for CMA. Okay, now look here guys, हमारे पास क्या होगा? Next would be advance on consignment. एडवांस ऑन कंसाइनमेंट का क्या फंडा है भाई? अब बच्चे इसको समझें। व्हाट इज द लेवल फॉर एडवांस ऑन कंसाइनमेंट? देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। मान लीजिए हमारे एक दोस्त को वापस बुलाते हैं, ठीक है, ये हमारे आ गए भी हाथी भैया, और ये मान लीजिए हमारे आ गए रिलैक्सो भैया। तो हम इसको वापस बुला रहे भाई, ये हमारे आ गए हाथी भैया। हाथी भैया की जय। ओके, एंड देन वी हैव मिस्टर रिलैक्सो, थोड़ा सा आराम पसंद इंसान है ये। अब मान लीजिए रिलैक्सो भैया है। अब जो हाथी भैया है वो बोलता है भाई, मान लो हाथी भैया के पास बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है, मान लो नाइकी का ब्रांड इनके पास है, नाइकी। आई थिंक एवरीबडी नोज नाइकी के स्पोर्ट्स गुड्स आते हैं ऑल दैट। रिलैक्सो जो है, मान लीजिए एक छोटा सा मान लो सिटी है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक छोटा सा सिटी कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सोनीपत। ठीक है, मान लीजिए सोनीपत पे रिलैक्सो नाइकी का शोरूम खोलना चाहता है। चलो ठीक है, तो हाथी भैया बोलता है ठीक है तुझे मैं गुड्स भिजवाऊंगा, तू वहां पर सोनीपत में बेच। मान लो हाथी भैया बिलोंग्स टू दिल्ली। ठीक है जी, हाथी भैया बिलोंग्स टू दिल्ली। सो इन दिस केस एवरीबडी नोज दैट ही इज अ कंसाइनर एंड दिस फेलो इज कंसाइनी। ठीक है, दिस इज हिज एजेंट। नाउ हाथी भैया सेज भाई तेरे को मैं गुड्स भिजवा रहा हूं, तू बाद में उसको बेचेगा फिर मुझे पैसे भिजवाएगा, बट कल को तू मेरे गुड्स लेके भाग गया तो व्हाट इज द सिक्योरिटी? भाई साहब, व्हाट इज द सिक्योरिटी? व्हाट इज द सिक्योरिटी? तू पैसे लेके भाग गया तो? सो हाथी भैया बोलते हैं देख रिलैक्सो, थोड़ा सा ना मुझे कुछ एडवांस तो दे दे, क्योंकि हाथी को क्या पसंद है? एडवांस। तो हाथी भैया बोलते हैं रिलैक्सो भैया कुछ एडवांस पैसा दो हमें। दिस इज कॉल्ड एज एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, राइट गाइस? इसी को कहते हैं एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। बट इसमें एक बात याद रखिएगा, ये एडवांस को आगे चल के अकाउंट सेल्स में एडजस्ट कर लिया जाता है। तो ये हम लोग साथ में लिख लेंगे कि एडवांस will be adjusted in future in account sales। So दोस्त ये बात याद रखना, वो ऑब्वियसली बाद में उसको एडजस्ट कर लेगा। सर एडजस्ट कैसे करेगा? अभी सवाल उठता है कि सर वो एडजस्ट कैसे करेगा?
भाई टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूं एडजस्ट कैसे करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हाथी भैया ने रिलैक्सो को 1000 यूनिट्स सेंड करे, ठीक है जी, और एक का प्राइस है 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ मान लीजिए रिलैक्सो ने उसको बेचा, मान लीजिए 150 पर यूनिट के सेलिंग प्राइस पे। रिलैक्सो ने एडवांस भी दिया था हाथी भैया को उसने एडवांस दिया हुआ है भाई, सपोज कर लीजिए 50,000 रुपीज उसने हाथी भैया को 50,000 एडवांस में दिया हुआ स्टार्टिंग में। अच्छा, अब रिलैक्सो भैया जब अकाउंट सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सो भैया अकाउंट सेल्स बना रहे हैं। अकाउंट सेल्स बच्चों को याद होगी कंसाइनी बनाता है कंसाइनर के लिए, तो वो क्या लिखेगा, दोस्त देख मैंने तेरे पहले कितने गुड्स बेचे, मैंने तेरे 1000 यूनिट्स बेचे 150 पर यूनिट के हिसाब से, तो 1.5 लाख रुपया जो है मेरे पास आपका आ गया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए रिलैक्सो कहता है भाई हाथी मैं तेरे लिए फ्री में काम नहीं करूंगा, 10% कमीशन लूंगा। हाथी बोलता है काट ले यार तू कमीशन, काट ले भाई तू कमीशन, टेंशन क्यों लेता है, ले भाई। हाथी ने 15,000 रुपये कमीशन काट ली। कैसे 15,000? 1.5 लाख के ऊपर 10%। हाथी बोलता है सर मैंने आपको स्टार्टिंग में एडवांस दिया था, सॉरी रिलैक्सो बोलता है हाथी को सर मैंने आपको एडवांस दिया था। बोलता है चल अब तूने सेल कर ली है, तू एडवांस भी काट ले। तो अब फाइनली अगर हम बात करें तो रिलैक्सो हाथी को कितने पैसे भिजवाएगा, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट इट कि रिलैक्सो हाथी को कितने पैसे भिजवाएगा, रिलैक्सो विल सेंड 85,000 टू हाथी, द नेट अमाउंट। सो दिस इज द अमाउंट सेंट बाय रिलैक्सो टू हाथी, R2H। सो याद रखना बच्चा, advance on consignment is just taken by consignor for security purposes, but once the sale is done by consignee, याद रखिएगा consignee can later on adjust the advance from the sales he has made, right? So in account sales this advance is to be adjusted, so this is called as advance on consignment, राइट। तो ये हमारी 5 टर्म्स हो जाती हैं जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। तो चलिए एक रैपिड ओवरव्यू लेते हैं कि हमने आज क्लास में क्या करा। फटाफट से एक रैपिड ओवरव्यू। आज क्लास में क्या करा भाई, अगर सुन लोगे दोस्तों घर जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, घर जाके रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, अभी सुन लो। एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट, क्या बच्चा नॉन रेकरिंग खर्चे और रेकरिंग खर्चे होते हैं। नॉन रेकरिंग क्या होते हैं, जो कंसाइनर के गोडाउन में गुड्स पहुंचने के पहले वाले सारे खर्चे होते हैं वो नॉन रेकरिंग होते हैं। जब कंसाइनर के पास गुड्स पहुंच गए उसके बाद के खर्चे कौन से हो जाते हैं, रेकरिंग, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। नॉन रेकरिंग खर्चे बेसिकली वो होते हैं, याद रखना, जो कंसाइनर करता है। तो कंसाइनर जनरली सारे खर्चे नॉन रेकरिंग ही करता है, बट जो हमारे पास कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कंसाइनी के, वो आपके याद रखिएगा नॉन रेकरिंग होते हैं, ठीक है। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे होते हैं, लाइक अनलोडिंग, कैरेज टू गोडाउन, डॉक ड्यूज, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चा, रेकरिंग एक्सपेंसेस। रेकरिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कंसाइनर या कंसाइनी करता है एक बार गुड्स गोडाउन में पहुंच गए उसके बाद, जनरली ज्यादातर खर्चे जो कंसाइनी के होते हैं वो रेकरिंग नेचर के ही होते हैं, याद रखिएगा। बट याद रखना मेरे दोस्त, कंसाइनर बड़े ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रेकरिंग खर्चे करेगा। कंसाइनी के नॉर्मली रेकरिंग ही होते हैं, जैसे फ्रेट ऑन रिटर्न गुड्स या बैंक चार्जेस। अब जो रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, याद रखिएगा,
रेकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोडाउन रेंट, गुड्स की इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ब्रोकरेज, कमीशन, सेल्स एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कमीशन की। कमीशन 3 टाइप्स की हमने फोकस करना है। ऑर्डिनरी जो नॉर्मल कमीशन होती है, देन वी हैव डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन क्या है बच्चा? एक्स्ट्रा कमीशन जो बैड डेब्ट्स की गारंटी के लिए दी जाती है। ओवरहेडिंग कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन जो सेल्स की प्रमोशन के लिए दी जाती है। डेल क्रेडिट कमीशन अगर दी गई है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन दिस केस बैड डेब विल नाउ बी बोर्न बाय कंसाइनी। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल भी कराया छोटा सा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स कि ये कमीशंस क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती हैं। देन वी हैव एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। इट इज द एडवांस और यू कैन से सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी विच इज गिवन बाय एजेंट टू कंसाइनर, विच इज गिवन बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। ठीक है, विच इज लेटर ऑन एडजस्टेड इन द फ्यूचर बाय कंसाइनी इन अकाउंट सेल्स। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक सपोज यहां पर आप देखोगे तो एडवांस को उन्होंने इन फ्यूचर जब सेल करा तो उसको एडजस्ट कर लिया, राइट। सो आई होप द लेक्चर इज एब्सोल्युटली क्लियर गाइज। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू हैव माय नंबर फ्लैशिंग अप, नीचे आ रहा आपके पास नंबर, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी ऑन अ suitable time, right? Thank you, God bless you, bye bye, see you, bye.